बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाहुम्मा इन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। अस्सलाम वालेकुम। MTL टीवी के साथ मैं हूं मोहम्मद तस्लीम नगा। आज हम बहुत सी खबरें हैं जिन पर हम गुफ्तगू कर सकते हैं। अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पर पाबंदियों का आगाज, बल्कि आगाज तो हो चुका था पहले भी, अब उसको बाकायदा ऐलान कर दिया गया, उसे वसी कर दिया गया। पाकिस्तान का इस पर रद्द अमल क्या है ये देखेंगे। रेकोडेक में पाकिस्तान के 15% हसीस जो हैं वो फरोख्त कर दिए गए हैं सऊदी अरब को। वजीर आजम का दौरा मिस्र एक बहुत ही अहम है। क्या उसके क्या असरात होंगे, क्या अवामिल हैं और क्या मुस्तकबिल की पेशबीनी है। मियां नवाज शरीफ नजरबंद है सियासी तौर पर और उनकी जबानबंदी कर दी गई है। फिर 190 मिलियन पाउंड का केस जिसका फैसला महफूज कर लिया गया और 23 तारीख को सुनाया जाएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम, जिसमें अगर हम देखें कि पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम जाहिर है वो बहुत अहम है पाकिस्तान की दिफाई जरूरियात के मुताबिक और उस पर काम हो रहा है। लेकिन अगर हम देखें तो गुज़िश्ता शब अमरीकी की हुकूमत ने पाकिस्तान की 4 कंपनियों और 3 कंपनियां हैं और एक NDC नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स पर पाबंदी लगाई, जो हुकूमत पाकिस्तान का इदारा है। और इस पर इल्जाम यही है कि वो मास डिस्ट्रक्शन का प्रोग्राम, उस पर जो है अमल पैरा हो रहा है पाकिस्तान। ये मास डिस्ट्रक्शन या तबाही फैलाने वाला जो हथियार होते हैं, इसके बारे में सबसे पहले जो हमने बड़े जोर शोर से सुना था वो 1980 के दहाई के आखिर में सुना था, जब हर तरफ से शोर किया जा रहा था कि सद्दाम हुसैन इराक में तबाहकुन हथियार बना रहे हैं जिसमें बड़े पैमाने पर तबाही फैलेगी और ये होगा और वो होगा। मकसूद इराक पर कब्जा करना था। इराक पर कब्जा हुआ, फिर उसके बाद वहां से कुछ नहीं निकला। पाकिस्तान इस वक्त मुकम्मल तौर पर अगर हम देखें मिसाइल प्रोग्राम के हवाले से, अगर हम देखें तो कुली तौर पर अमेरिका या यूरोप का मोहताज है ऐतिहासिक। दूसरी तरफ जो जियोस्टैटिक मसाइल हैं उसमें हम देखें तो हमारे ऊपर बहुत सी चीजें हैं कि हम एक तरफ जिस खित्ते में जिस जगह पे मौजूद हैं वहां हमारी जोग्राफियाई हैसियत है। सीपैक इलाके का गेम चेंजर है। वो इलाके का तो गेम चेंजर बन रहा है, लेकिन जिस मुल्क से गुजर रहा है, जिस सूबे में वो वाक़ है, वहां तो डिस्ट्रक्शन ही डिस्ट्रक्शन है, तबाही ही तबाही। ना वो ऑपरेट होगा, ना ऑपरेशनल होगा और ना ही ये खित्ते की जो हालत है उसमें बेहतरी ला पाएगा। हम इतने नाअहल हैं, हमारे हुक्मरान अहमक हैं, जाहिल हैं, रिश्वतखोर हैं, पैसा बनाने वाले हैं, जो सिर्फ अपने जाती मफादात को देखते हैं। कुछ रोज भी हमने यही बात की कि अगर हम देखें तो बलूचिस्तान में जहां सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए था वहां कुछ भी नहीं हुआ सिवाय एक कोस्टल हाईवे की और एक रोड जो ये कोस्टल हाईवे भी जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में बना, और दूसरा रोड जो है जो गवादर से तुर्बत और होशाब और पंजगूर से होते हुए RCD हाईवे से मिलता है और फिर वेस्टर्न रूट कहलाता है, जिसे कहलाया जाता है, उसमें वो बनाया गया। उसके अलावा अगर हम देखें गवादर के जो 2 बुनियादी, अगर आप किसी भी जगह को, सिर्फ गवादर क्या दुनिया में किसी भी जगह पर जाएं और आप वहां डेवलप करना चाहें उसे, तो उसकी जो बुनियादी जरूरतें होती हैं उनमें 2 चीजें सबसे अहम होती हैं।
सबसे पहले पानी और बिजली। गवादर में न पानी है और ना ही बिजली। वो 1000 किलोवाट है, 100 मेगावाट बिजली परचेज की जाती है ईरान से, जो पूरे मकरान डिवीजन के लिए है, और आजकल सुना यह है कि 18-18 घंटे की वहां लोड शेडिंग है। तो जो बंदा वहां अरबों रुपए खर्च करके इंडस्ट्री लगाएगा, वो बगैर बिजली के तो बैठा नहीं रहेगा। आज से कोई 5-6 साल पहले की बात है, कोई 2017-18 की बात है कि वहां एक मीटिंग हुई कि जहां एक पावर जनरेशन प्लांट लग रहा है, उसके लिए एनवायरमेंट वालों के साथ एक मीटिंग हुई थी पीसी गवादर में, और वहां उस पर डिस्कस हुआ था, लेकिन अभी तक उस पर कोई अमल नहीं हुआ। हालांकि गवादर में बिजली बनाकर आप दूसरी जगह पे पूरे पाकिस्तान में बांट सकते हैं, और पूरे पाकिस्तान को भी ना दें तो आप कम से कम बलूचिस्तान में तो दे सकते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं। तो अब इस सूरत हाल में एक तरफ दबाव हुकूमत पर डाला जा रहा है, हुकूमत पाकिस्तान पर, मुसल्लह अफवाज पर, कि मिसाइल प्रोग्राम को कैप करें। दूसरी तरफ शायद उसका मकसद ये भी हो कि हम जो है चीन के साथ जो हमारे रवाबित हैं, जो ऑलरेडी बहुत खराब हो चुके हैं, और मैं अपने कई प्रोग्रामों में इसका जिक्र भी कर चुका हूं कि पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात तारीख की निचली तरीन सतह पर मौजूद हैं, तो उनको मजीद कम किया जाए तो अब उसके कम तो खत्म ही हो जाएंगे। ऐसी सूरत हाल में जब चीन ने आप पर इतना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, आप फेज 2 सी पैक के फेज 2 की बात कर रहे हैं, फेज 1 अभी तक कामयाब नहीं हुआ, फेज 2 आपने शुरू करने की बात की, तो ऐसी सूरत हाल में क्या हो सकता है कि पाकिस्तान नेगोशिएट करे चीन के साथ। अमेरिका दबाव डालेगा पाकिस्तान पर कि पाकिस्तान को मजबूर करे कि वो चीन से छुटकारा हासिल करे, जैसे IMF ने अपने मौजूदा मुआहदे में एक फैसला किया था, करवाया था कि जी वो जो आपने इंडस्ट्रियल जोन बना रहे हैं उनको बंद करें, यानी आपकी तरक्की नहीं होनी चाहिए। अब आपको देखना यह है कि हमें यह करना यह है, और हमारे जो हुक्मरान हैं, खुसूसन जो हमारे फौजी हुक्मरान, ये उनकी जिम्मेदारी है और फर्ज अवलीन है, अगर वो चाहते हैं पाकिस्तान का की हिफाजत करना, पाकिस्तान का ख्याल करना, तो पाकिस्तान के उन सेंसिटिव तरीन, जो हसास तरीन इलाके हैं KPK के और बलूचिस्तान पूरा, उस पर खुसूसी तवज्जो दें और मजबूर करें हुकूमतों को। ये सिर्फ पैदागिरी के लिए ना बैठे हों लोग कि जी हम आए हैं और जीते हैं, पैसे खर्च करेंगे, किए हैं हमने, अब उनके 10-10 गुना बनाएंगे और घर चले जाएंगे। तो ये सूरत हाल यहां नहीं होनी चाहिए। अब हकीकी बुनियादों पर इलाके में काम होता हुआ नजर आना चाहिए, जिससे आम आदमी की सूरत हाल बेहतर हो। इसी तरह पाराचनार की हालत बहुत खराब है। आज भी गवर्नर KPK जो है बरस पड़े, आज तो उन्होंने बड़ा मुतालबा कर दिया कि जी वफाकी हुकूमत पर जो है बाकायदा मुकदमा दायर किया जाना चाहिए पाराचनार के कत्लेआम पर। आज उन्होंने गवर्नर KPK ने ये वो किया, दावा किया कि 23 बच्चे सिर्फ अद्वियात की कमी की वजह से जान बाग हो चुके। क्या जुर्म है KPK वालों का या पाराचनार वालों का? क्या उनका जुर्म सिर्फ यही है कि वो उस जगह पर मौजूद हैं, उनके इलाका वहां मौजूद वाक़ है जहां पर आलमी कुव्वतों की, आलमी ताकतों की नजर है? अगर रेलवे लाइन पाकिस्तान की पाराचनार से निकलकर पाकिस्तान में आती है, अफगानिस्तान के होते हुए अफगानिस्तान की, तो उससे पाकिस्तान को भी फायदा होगा। बहरहाल ये तो एक अजीब मुअम्मा है जिस पर हम हंस भी नहीं सकते और रो भी नहीं सकते, क्योंकि ये हमारे जो बाख्तियार लोग हैं उनकी जहालत, नाअहली की ये जीती जागती मिसाल है। तो दूसरी देखिए कि रिकॉर्डिंग जो है, जाहिर है उसके 15% जो हसेस हैं, शेयर्स हैं, वो हुकूमत सऊदी अरब को बेच दिए गए $540 मिलियन में, और ये गुज़िश्ता रोज हमारी कैबिनेट ने इसका फैसला किया, उसकी मंजूरी दी 10% और 5% करके। अब ये नहीं पता तो वो 15% हसेस जो हैं, शेयर जो हैं, वो हुकूमत पाकिस्तान ने अपने बेचे हैं या हुकूमत बलूचिस्तान वाले बेच दिए, या आधे अपने दिए हैं, आधे हुकूमत बलूचिस्तान की। हालांकि कोशिश ये करनी चाहिए थी कि इन्हें
یہ خیال کرنا چاہیے تھا کہ جو لوگ ہیں جو جہاں سے وہ معدنیات نکل رہی ہیں ان کے مفادات کا خیال کرنا چاہیے. مین پاور تو ہم تیار کر ہی نہیں رہے. ہمارے یہاں جو مین پاور ڈیولپمنٹ ہے وہ تو ہے ہی نہیں. یہ تو سوچ ہی نہیں ہے. ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ روڈ بنا دیں, اس میں کمیشن کھا لیں اور گھر چلے جائیں. پاور سیکٹر کے بڑے بڑے پاور پلانٹ لگا لیں, اس میں اچھا ریٹ ان کو دے دیں, اپنا کمیشن لے لیں, اور بعد میں قوم بھگتتی رہے, حکومت بھگتتی رہے, ریاست بھگتتی رہے, عوام ذلیل ہوتے رہے. یہ ہوتا رہے گا, اس پر کوئی سوچنے والا نہیں. پھر اگر ہم دیکھیں کہ ایک طرف ہم اس طرف جا رہے ہیں کہ ہم پر پابندیاں لگ رہی ہیں. اب پاکستان کے وزیر اعظم اس وقت مصر میں ہیں, جہاں اطلاعات کے مطابق جو D8 ہے, غالباً D8 میں شرکت کے لیے, تو وہاں ان کی نیتن یاہو کی بھی شنید ہے کہ وہ وہاں پہنچ چکی ہے. یعنی نیتن یاہو اور شہباز شریف دونوں ایک وقت میں قاہرہ میں ایک سمٹ میں, ایک کانفرنس میں شرکت کر رہے ہیں. وہاں ان کی ملاقات ہوگی, طے ہے, یا کہیں کوریڈور میں آمنے سامنے آتے جاتے ملیں گے, ہنستے ہاتھ ملائیں گے. اور اطلاعات تو یہی ہیں کہ جو امریکی حکومت کو یہ ساری بارگیننگ میں جتنا دباؤ امریکی حکومت نے ڈالا ہے, تو ایک تو چائنا سے دور کرنے کی بات ہو رہی ہے, اور دوسرا اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات بھی کی جا رہی ہے. اب اس میں نیگوسیشنز ہوتی ہیں. اب یہ تو ہم ٹیبل پر فیصلہ کریں گے کہ ہمارے نیگوشیٹرز کیسے ہیں, اچھے ہیں. لیکن ہمارے جو وزارت خارجہ کے سب سے بڑے افسر ہیں, وزیر خارجہ صاحب, تو ظاہر ہے خارجی امور کے تو وہ زیرو بھی نہیں ہے, بلکہ مائنس زیرو ہیں, مائنس ہیں, زیرو سے بھی کم تر ہے. تو ایسی صورتحال میں کیا ہو سکتا ہے, پاکستان کی معاشی ترقی کس طرف جائے گی, معاشی صورتحال کس طرح بہتر ہوگی, اب یہ ہم کچھ نہیں سمجھ سکتے. دوسری طرف جو ایک اہم چیز نوٹ کی گئی ہے, یہ عمران خان ضمیر کے قیدی ہیں, سیاسی قیدی ہیں, اور ضمیر کا قیدی کہا جاتا ہے. اور نواز شریف جو ہیں وہ مریم نواز کے قیدی ہیں. اس وقت نواز شریف پر جو بنیادی طور پر پابندیاں لگی ہوئی ہیں, زبان بندی بھی ہے اور نظر بندی بھی, کہ نہ وہ کچھ بول سکتے ہیں, نہ وہ کہیں جا سکتے ہیں, ملک سے باہر بھی نہیں جا سکتے. اور ان سے ملاقاتوں پر بھی پابندی ہے. جیسے ان کے دو بہت عزیز اور قریبی رہنما ہیں, خرم دستگیر نے گزشتہ دنوں ایک انٹرویو میں کہا کہ میں تقریباً 1 سال سے کوشش کر رہا ہوں اور میاں نواز شریف سے میری ملاقات نہیں ہوئی. اور میاں جاوید لطیف جو بہت زیادہ ایکٹیو ہیں اور ووکل ہیں اس معاملے میں گفتگو کرنے میں, انہوں نے گزشتہ روز ہی کسی پروگرام میں, ٹی وی چینل میں کہا کہ میری 4 ماہ سے ملاقات نہیں ہوئی میاں نواز شریف. اب اگر ہم دیکھیں دوسری طرف اس سارے کھیل میں امریکہ ہے, حکومت ہے, اسٹیبلشمنٹ ہے, مقتدرہ ہے, تمام چیزیں شامل ہیں. تو دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف, اور پاکستان تحریک انصاف کے صرف ایک رہنما, اور وہ ہے عمران خان. ان سب کا مقابلہ ہے. عمران خان نے گزشتہ دنوں 190 ملین پاؤنڈ والے کیس میں درخواست کی تھی کہ اس کیس کو جلدی نمٹایا جائے. میں اپنے گواہ پیش نہیں کر رہا, آپ نے جو پیش کرنے تھے کر دیے, ہم کوئی گواہ پیش نہیں کر رہے کیونکہ ٹائم ضائع کیا جاتا ہے, اور ہماری اس جو قید کا وقت ہے اسے بڑھانے کے لیے اسے استعمال کیا ہے. تو یہ ہوا کہ گزشتہ شب رات کو دیر گئے تک ہمارے پروگرام کی ریکارڈنگ کے بعد یہ چیز باہر آئی, اور اس میں جو ہے پتہ چلا کہ کیس کا فیصلہ 190 ملین پاؤنڈ کا فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے, جو 23 تاریخ کو یعنی پیر کے روز سنوایا جائے گا. اب ایسی صورتحال میں کیا ہوگا؟ سلمان اکرم راجہ نے گفتگو کی, انہوں نے کہا جی ہم وقت ضائع کرنے سے بہتر ہے کہ جی اس کا جو فیصلہ آپ نے سنانی تو سزا ہی ہے نا, آپ سنا دیں سزا, بس ختم ہوگی بات. اس پہ پھر ہم آگے لڑیں گے, پھر جو ہم نے ٹائم ضائع کرنا ہے ہم ہائی کورٹ میں جا کے ٹائم ضائع کر لیں گے. لیکن انہوں نے کل ایک بات اور کی. سب سے پہلی بات تو جو انہوں نے کی اس سے تو ہماری حکومت کی, جو حکومتی اہلکاروں کی, تمام جو لوگ ہمارے تفتیش کار ہیں ان سب کی جو نااہلی نظر آئی
कि वो 190 मिलियन पाउंड तो है ही नहीं, वो 171 मिलियन पाउंड है। और उस सारे खेल में कहीं पर भी ये चीज उससे पहले साबित नहीं हुई कि हुकूमत बरतानिया ने कहीं ये कहा हो कि ये गैर कानूनी पैसा है और उन्होंने उसे जब्त किया हो या उसको रोका। यानी वो गैर कानूनी पैसा तो नहीं था, कानूनी पैसा था, क्योंकि अगर गैर कानूनी पैसा होता तो वो मियां नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ के खानदान से इतना बड़ा घर, इतने बहुत ज्यादा पैसे देकर कैसे खरीदते। यकीनन वहां तो मनी ट्रेल देनी पड़ती है ना, कि जी अगर आप बरतानिया में कोई जायदाद खरीद रहे हैं तो उसका पैसा आपको साबित करना पड़ेगा कि पैसा आया कहां से। अगर आपने यहां कमाया तो उसका टैक्स कितना दिया, अगर बाहर से आया तो कैसे आया। तो बहरहाल ये बात तो तय है कि उस पैसे के हिस्सेदार हमारे शरीफ बरादरान भी हैं, क्योंकि उन्होंने उनका फ्लैट जो था उस पैसे से कुछ पैसे देकर खरीदा भी किया। तो ऐसी सूरत हाल में अब 23 तारीख को उसका उम्मीद है कि वो नतीजा रिजल्ट आ जाएगा या फैसला सुना दिया जाएगा। और ये भी वक्त जान के रखा गया है कि 24 तारीख से फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की छुट्टियां होंगी, गालिबन 10 तारीख तक है। तो ये जो सर्दियों की छुट्टियां हैं इस दौरान में कोई काम नहीं होगा, तो अगर अपील करेंगे तो उसकी अपील तो हो जाएगी, लेकिन उसकी सुनवाई जो है वो कहीं जनवरी के महीने में शुरू होगी। अब ऐसी सूरत हाल में सिर्फ टाइम गेन करना है कि किसी भी तरीके से इमरान खान को ज्यादा से ज्यादा देर तक अंदर रखा जाए, कैद रखा जाए। लेकिन अगर हम देखें तो हमारे बहुत से दोस्त ममालिक जो पैसे देते थे, जो हमारी मदद करते थे, सऊदी अरब, कतर, यूएई, वो अब आहिस्ता आहिस्ता पीछे हट रहे। हुकूमत चीन ने तो जो करना था वो कर दिया। अब ये बात मैं पहले भी कह चुका हूं कि हुकूमत चीन के हवाले कर दिया जाए बलूचिस्तान को कम से कम। या अगर बलूचिस्तान में आप बात करना चाहते हैं तो बलोच, हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत चीन, इन तीन को बैठकर एक सह फरीकी मुज़ाकरात होने चाहिए, जो यकीनन अमेरिका के लिए नाकाबिल कबूल होंगे, लेकिन हमें अपनी आज़ादी के लिए मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे हमें। अगर हम आज मुश्किल फैसला कर लेते हैं तो यकीनन इसमें हमारे अवाम की भलाई है, पाकिस्तान की तरक्की है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।